हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस अकेडमी। जेडीएस अकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छे से हर टॉपिक को एनालिसिस करते हुए इस पर क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आई होप। तो फ्रेंड्स, एज यू नोन दैट टुडे वी विल टीच द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस पार्ट्स, एंड टुडे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। आज जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इस समय भारत में एक नई तरीके की टेंडेंसी इमरजेंस हुई है, नई तरीके की जो बात उभर करके आ रही है वो दल बदल के नियम को लेकर के आ रही है। तो उसके विषय में हम एनालिसिस करेंगे। ये आज 4 से 5 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने अपने आर्टिकल पर चलते हैं। पहला जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल है टू जजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को लेकर के है। और ये आर्टिकल आप यूँ समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल की जो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, दल बदल विरोधी नियम के ऊपर, उसके ऊपर पूरी की पूरी आधारित है। पिछले कुछ दिन महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि शिवसेना का जो पार्टिसिपेट हुआ था, शिवसेना 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई थी। यानी कि उसका जो विभाजन था, शिवसेना जो है 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट ने, मैं अभी पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा आपको अच्छे से आगे समझ में आ जाए। और वो जो उसका डिवीजन था वो बढ़ गया था। उसमें से किसी एक गुट ने, जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के, उनको व्हिप दे दिया और अपने जो वहाँ के विधायक हैं उनको अपने फेवर में करने के लिए जो व्हिप था उसको जो है विधानसभा स्पीकर को दे दिया और विधानसभा स्पीकर ने उसको मान्य भी दे दिया। तो उसी के ऊपर पूरा का पूरा ये बैकग्राउंड है। और फिर इसमें दिल्ली गवर्नमेंट की भी बात की गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के। तो आइए हम लोग पूरा का पूरा देखते हैं। अभी क्या हुआ हाल ही में फ्रेंड्स की पिछले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच थी, संवैधानिक बेंच ने, उसने डिलीवर्ड किया। डिलीवर्ड का मतलब होता है पहुंचा देना या निकाल देना या आगे कोई बात स्पष्ट रूप से करना या घोषणा करना। तो आप लोग मीनिंग भी लिखते रहिएगा क्योंकि मैं आर्टिकल में मीनिंग भी बताता हूँ और मीनिंग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है द हिंदू में। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी 2 जजों की, उसने डिलीवर्ड किया पिछले सप्ताह में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट एक जो लेकर के बात थी, एक जो केस दायर किया गया था वो दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के था। और दिल्ली गवर्नमेंट जो केस है वो अपने सदाबहार में उनके जो चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल जी हैं, वो जब से सीएम नियुक्त किए गए हैं तब से लेकर के लगातार वो उनका एक ही काम है, उनके मध्य राज्यपाल के मध्य में तनातनी, और वो राज्य को दिल्ली जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उसको राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, उसके सारे अधिकार लेना चाहते हैं। तो ये कहाँ तक उत्तरदायी है, इस पर आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट में राज्य सरकार की पूरे अधिकार होने चाहिए या कुछ अधिकार होना चाहिए या उसे पूर्ण राज्य बना देना चाहिए, या क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है साथ में। तो सेंट्रल जब राज्य सरकार पूरा का पूरा एब्डिक्ट कर लेगी, पूरा कानून राज्य के नियम वहाँ पर लागू हो जाएंगे, तो कल की अगर कोई विपक्ष की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहे तो राज्य सरकार सीधे मना कर दे, तो वो इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तो इस हिसाब से ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये सिविल सर्विसेज को लेकर के केस गया था, उसको सुना गया। और जो सेकंड जो केस था अभी हाल ही में, जो महाराष्ट्र में करंट सिचुएशन चल रहा है गवर्नमेंट को लेकर के, शिवसेना का स्प्लिट, यहाँ पर एक वर्ड आया है, उसको आप लोग लिख लीजिए। स्प्लिट का मतलब होता है फ्रेंड्स विभाजन, खंडित, टूटा फूटा, दरार, चीरना या टुकड़ा करना। तो शिवसेना पार्टी में क्या हुआ कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में उसके अंदर ही पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया। तो उस दिशा में लेकर के ये दोनों बैकग्राउंड थे, एक दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के और एक महाराष्ट्र में लेकर के। महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी का विभाजन हुआ था और दूसरा
जो है दिल्ली गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज को लेकर के केस की थी। अब यहाँ पर जो कंट्रोडिक्शन है वो क्या है, जो दोनों निर्णय आए थे, यहाँ पर एक शब्द है अनएनिमियस। अनएनिमियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, एक मत होना। तो यहाँ पर जो दोनों निर्णय आए थे वो दो के दोनों निर्णय जो चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा लिखे गए थे वो एक मत से लिखे गए थे, और उन्होंने इस जो एक्सप्लेनेशन किया था संवैधानिक स्थिति को क्लियरली एक्सप्लेनेशन किया, स्पष्ट रूप से एक्सप्लेनेशन किया। हालांकि जो महाराष्ट्र का जजमेंट था कंट्राडिक्ट द कोर प्रिंसिपल अप्लाइड इन द दिल्ली केस, वो महाराष्ट्र का जो निर्णय था और दिल्ली केस का जो निर्णय था उन दोनों में परस्पर विरोधाभास था, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। विरोधी होने का मतलब ये है कि उसका निर्णय अलग था, इसका निर्णय यहाँ पर अलग था। प्रॉब्लम क्या आया महाराष्ट्र के निर्णय को लेकर के, जो 10वीं सूची में दिया गया है संविधान में एंटी डिफेशन लॉ के रूप में वो प्रचलित है, और यह संविधान सभा का हर्ट है। और महाराष्ट्र जो जजमेंट दिया गया, उसकी जो सुनवाई की गई, उसमें स्वीकार किया गया कि जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, दल बदल का नियम है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इनकम्पिटेबल है। इनकम्पिटेबल का मतलब कि जो महाराष्ट्र का निर्णय है उससे वो असंगत है, उससे वो मेल नहीं खाता है, और यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय लोकतंत्र का जो मौलिक सिद्धांत होता है, जो मौलिक संरचना होती है, आधारभूत संरचना है, उसके साथ यह असंगत है। महाराष्ट्र का जो निर्णय है वो लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक जो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का जो आधारभूत सिद्धांत होता है उससे मैच नहीं करता है। दिल्ली केस में क्या हुआ, दिल्ली केस में बात ये आई कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सिविल सर्विसेज को लेकर के केस की थी कि जो सिविल सर्विसेज होते हैं, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सेवा में जो अभ्यर्थी चयन होते हैं, अभ्यर्थी चयन जिनका होता है और राज्य के लिए वो कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट के प्रति है या दिल्ली गवर्नमेंट के प्रति है? उसकी नियुक्ति कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट करेगी या फिर दिल्ली गवर्नमेंट करेगी? यही बात वहाँ पर लिखी गई है। दिल्ली गवर्नमेंट वुड बी अकाउंटेबल टू द दिल्ली कैबिनेट। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, दिल्ली कैबिनेट के प्रति अथवा यूनियन गवर्नमेंट के प्रति? और ये बात इस परिप्रेक्ष्य में की गई कि जो दिल्ली में सिविल सर्विसेज है वो दिल्ली की कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी है। जो अभी हमने कहा, दिल्ली जो है ये केंद्रीय क्षेत्र है और यहाँ पर विधानसभा है, एक ऐसा केंद्रीय क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा है, और इसका जो पावर दिया गया है वो विभाजन है। भाई जब विधानसभा है तो पावर, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि हमारे संविधान में 3 पार्ट हैं, एक संघीय सूची, राज्य सूची और शेष सूची। तो जो संघीय सूची है वो केंद्र देखता है, राज्य सूची को जो है स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और जो समवर्ती सूची होता है वो दोनों गवर्नमेंट देखती है, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र जो है वो हावी रहता है। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो पावर की बात की गई है, वो जो उसका पावर निर्धारण किया गया है वो आर्टिकल 239 AA यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 239 के खंड AA में यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के विषय में बातें की गई हैं, केंद्र के क्षेत्र के विषय में बात की गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या काम करेगी कि संसदीय लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये जो जजमेंट आया है वो जजमेंट इस बात पर जो है जोर दे रहा है कि जो त्रिस्तरीय श्रृंखला होती है नियंत्रण करने की सिविल, और ये जो 3 चेन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल चेन की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो कौन सा है? सिविल सर्विसेज जो अधिकारी होते हैं वो मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मिनिस्टर उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति यानी कि लेजिस्लेटर के प्रति,
और लेजिस्लेटर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो चुन करके वहाँ पर भेजते हैं, यानी मतदाता, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जनता के प्रति। और ये सब जो लिंक है आपस में जुड़ा हुआ है। पर जो संसदीय डेमोक्रेसी होती है, संसदीय लोकतंत्र होता है, उसमें ये सब जो लिंक है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और अगर कोई भी लोकतंत्र, कोई भी लिंक इसमें से क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है ना, कोई भी लिंक अगर इसमें से चूका या अलग हुआ तो जो संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत होता है वह ब्रेक हो जाएगा, वह असंगत हो जाएगा, वो खुद ब खुद वहाँ पर उसमें जो है विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, वो वहाँ पर स्टे हो ही नहीं पाएगा, ठहर ही नहीं पाएगा, रुकेगा ही नहीं। इसीलिए जो सिविल सर्विसेज होते हैं, जो सिविल सर्विसेज है दिल्ली गवर्नमेंट की, वो दिल्ली में जो सिविल सेवा के व्यक्ति हैं, यानी कि जो सिविल सेवा में हैं, वो अपनी रिपोर्ट दिल्ली कैबिनेट को देंगे। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि दिल्ली में जो नियुक्ति हुई है सिविल सर्वेंट की, सिविल सेवकों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली कैबिनेट के प्रति है, न कि यूनियन गवर्नमेंट के प्रति। ये तो न्यू दिल्ली के केस में था। ये पूरा का पूरा आपको आई होप आप अंडरस्टैंडिंग कर ले गए होंगे। अब ये महाराष्ट्र जजमेंट पर आते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात मैं कर रहा था, महाराष्ट्र का जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह निर्णय ये घटनाओं के सीक्वेंस में पहुंचा दिया है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी के जो नियम थे और उसके अंतर्गत बहुत सारी जो याचिकाएं दायर की गई थी, उस कानून के अंतर्गत उसमें ये महाराष्ट्र का निर्णय पहुंचा दिया गया है, उस क्रम में लाकर के खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में जो घटना है वो शिवसेना को लेकर के है। शिवसेना, वहाँ पर शिवसेना के दो गुटबंदी हो गई है, दो दलबंदी हो गई है। शिवसेना के जो दो गुट हैं वे विरोधाभासी व्हिप लेकर के आए हैं। व्हिप क्या होता है? व्हिप मतलब होता है सचेतक। व्हिप अभी मैं बता दूं कि व्हिप संविधान में दिया गया है, व्हिप की बाकायदा डिफिनीशंस दी गई है। व्हिप क्या होता है कि जो पार्टी के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनको किसी मुद्दे पर पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है। एक सूचना जारी की जाती है कि अगर कोई बिल आ रहा है तो आप उस पर वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर पार्टी व्हिप जारी कर देती है तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, अगर पार्टी का मत ये नहीं है कि हम इस बिल को पारित नहीं होने देंगे, तो सारे के सारे जो वहाँ पे विधायक और सांसद होते हैं वे उस व्हिप के समर्थन में ही वोट देते हैं, पार्टी के ही समर्थन में वोट देंगे। हालांकि ये बहुत गलत है। व्हिप में भी जो विधायक और सांसद होते हैं उनको ये अधिकार होता है, ब्रिटेन में ये अधिकार है कि व्हिप जारी करने के बाद भी वो स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए कि वो वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उस पर अपना मत देने के लिए वो स्वतंत्र है और ये उनका राइट है। क्यों? क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ कि शिवसेना का जो दो दल था, दो दलों में जो विभाजित थी शिवसेना, उसमें से दो के दोनों दलों ने ये कंट्रोडक्सी व्हिप लेकर के आया। कंट्रोडिक्टरी का मतलब होता है कि असंगत या विरोधाभासी, परस्पर विरोधी जो है वो लेकर के आए। अब ये विरोधी तो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र के वो हैं स्पीकर हैं, उनकी भी कहानी अलग है। वो क्या काम किए? स्पीकर ने सीधे सीधे जो व्हिप था उसको स्वीकृति दे दिया। एक दल का जो व्हिप था और उस दल ने वादा किया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर हमारी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी संख्या मैक्सिमम है, अधिक है, और इस आधार पर
जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उन्होंने उस व्हिप को क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया, अनुमति दे दिया, मान लिया, स्वीकार कर दिया। अब इसी बात को लेकर के क्वेश्चन खड़ा हो गया कि कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जिस दल को स्वीकार किया गया है वो दल महाराष्ट्र स्पीकर के द्वारा जो ये रिकॉग्नाइज किया गया है, जिस दल के द्वारा ये कहा गया था कि हमारी संख्या लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा है, क्या वो राइट डायरेक्शंस में है, क्या वहाँ पर जो उसको पावर जो दिया गया है, क्या वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसको अपना लीडर चुनने का जो अधिकार होता है और जो व्हिप जारी करने का अधिकार है, क्या वो राइट है, क्या वो उचित है, उचित दिशा में है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके पास मैक्सिमम जो नंबर होने चाहिए लेजिस्लेटर के, विधायक के, वो है, और अगर विधायक के मैक्सिमम संख्या है वहाँ पर तो क्या वो व्हिप जारी कर सकते हैं। प्रश्न ये था। और प्रश्न खड़ा क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे दल के द्वारा आरोप लगाया गया था, उसमें छीना झपटी मची थी कि हम ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, हमारा ये अधिकार है, उनका ये अधिकार है। और इसीलिए जो असेंबली में जो पार्टी के प्रत्येक मेंबर्स का जो पावर होता है कि अगर व्हिप जारी हो गई है, जो पावर है दिशा निर्देश जारी करने का प्रत्येक पार्टी को असेंबली में कि हमने जो व्हिप जारी किया है आप उसी के समर्थन में रहें। तो कोर्ट ने क्या किया कि रूल किया, जो 10वीं अनुसूची होती है उसमें डिफरेंस बताया कि लेजिस्लेटर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है, डिफरेंशिएशन है, विभेद है। लेजिस्लेटर पार्टी यानी कि जो वैधानिक पार्टी है जिसको बहुमत मिला है विधानसभा में, द लेजिस्लेटर पार्टी में एमएलए और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूड रहते हैं और ये बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है। इट डिटरमाइंड, ये जो पावर है निर्धारित करने का जो पावर है उचित डायरेक्शंस में, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना चाहिए। यानी कि जो व्हिप जारी करने का पावर है वो किसके साथ होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब यहाँ पर लेजिस्लेटर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में दोनों में डिफरेंस कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेटर पार्टी जो होती है उसमें एमएलए और एमपी शामिल होते हैं और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आते हैं। और यह जो निर्धारित किया गया पावर कि इनको पावर कैसे मिला, इनको पावर देने की जो बात कही गई, जो पावर की जारी करने का जो दिशा निर्देश है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, न कि लेजिस्लेटर पार्टी के साथ। इसीलिए जो प्रभारी व्यक्ति होता है पॉलिटिकल पार्टी में, और यद्यपि वह विधानसभा अथवा उसका मेंबर नहीं है, वो प्रत्येक वोट को, पार्टी के प्रत्येक वोट को कंट्रोल करेगा। यानी ये पूरी की पूरी बात निकल करके आई कि जो व्हिप जारी करने का पावर है जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका कोई भी अधिकार नहीं है। सारा का सारा जो अधिकार है वो पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। और जो प्रभारी व्यक्ति होता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे पॉलिटिकल मेंबर्स को कंट्रोल में करता है, तो उसका जो नियंत्रण है वो प्रत्येक एमएलए और एमपी के वोट को, जो पार्टी के हैं उनको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल कर सकेगा, उनके प्रत्येक वोट को कंट्रोल कर सकेगा। यहाँ पर इस तरीके का जो एडहेयर है, यानी कि इस तरीके की जो बात कही गई है, वो बात क्या निकल करके सामने आई, वो बात ये है कि इस तरीके का जो निर्देशन है किसी भी एमएलए और एमपी का, इस तरीके से जो बात कही जा रही है कि उसके प्रत्येक वोट को वो कंट्रोल में करेगा, प्रत्येक वोट को जो है उस पर नियंत्रण रखेगा। आगे चल कर के अगर इस नियम को पालन किया गया, इस दिशा में अगर एमएलए और एमपी के जो है को नियंत्रण करने की बात की गई, उनके वोट को जो है पार्टी के अधीन रखने की बात की गई, तो एमएलए और एमपी आगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब वो अपना जो सीट है विधायक और सांसद का, उसके लिए अयोग्य साबित हो जाएंगे। अगर
इस तरीके के नियमों का पालन किया गया कि पार्टी का जो मेंबर है, पार्टी का जो प्रभारी व्यक्ति है, वो एमएलएस और एमपीस के द्वारा डाले गए वोट को नियंत्रित करेगा। इस प्रकार जो निर्णय है आगे जो है पार्टी के लीडरशिप को पूरे के पूरे जो लेजिस्लेटर होता है वहाँ पर उसको वृद्धि करेगा। इस तरीके का जो निर्णय दिया गया है। अब बात क्या निकल करके आती है कि एमपी और एमएलए का जो इस तरीके का दृढ़ विचार है वो जिम्मेदारी नहीं है इलेक्टोरेट के प्रति, यानी कि वो जनता के प्रति उनकी, अगर इस तरीके का नियम कह रहे हैं आथर कि अगर इस तरीके का नियम लागू कर दिया गया तो इस तरीके के नियम में जो लागू किया गया है फिर क्या होगा आगे कि एमपी और एमएलए का कोई भी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी जनता के प्रति। वो केवल और केवल पार्टी के प्रति अपना कार्य करेंगे और इलेक्शन में क्या काम करेगी कि पार्टी उनको फील्ड में उतारेगी। और ऐसा करने में वो जो ट्रिपल चेन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अभी जो मैंने बताया कि जनता विधायक और विधानसभा का जो आपस में संबंध होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उत्तरदायित्व का, वो ब्रेक हो जाएगा, वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। और ये जो ट्रिपल चेन है वो दिल्ली जो और इसका प्रभाव जो इसका जो प्रिंसिपल है ठीक इसी तरीके से दिल्ली जजमेंट अभी जो मैंने बताया उसमें भी इस तरीके की व्याख्या की गई है, अंडरलाइन किया गया है। भौतिक सिद्धांतों की, दिल्ली जजमेंट के भौतिक सिद्धांतों की उसमें व्याख्या की गई है। वास्तव में जो जजमेंट है उसका जो वो जो निर्णय है डिक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ लेजिस्लेटर, ये जो लेजिस्लेटर्स हैं, विधायक हैं, उनकी संभावना का क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि निंदा करता है कि चुनने के बाद, यानी कि उनका वो चुन लिए गए और वो अपनी पार्टी से संबंध है और बाद में उस पार्टी से वो डिस्कनेक्ट हो गए। इस तरीके का जो जजमेंट है कि पार्टी ने उनको मैदान में उतारा और वो चुन लिए गए और चुनने के बाद ऐसी कोई बात निकल कर के सामने आई कि वो पार्टी को छोड़ दिए, डिस्कनेक्ट हो गए, ये बहुत ही गलत बात है, इसकी निंदा है। और ये जो 10वीं अनुसूची दी गई है वो 10वीं अनुसूची जो सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करती है, यकीनन ये उसके खिलाफ है। ये जो रिजल्ट निकल करके सामने आया दल बदल का, ये उसके खिलाफ है निर्णय। और फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निर्णय लिया गया है वो इस निर्णय की स्थिति में जो था वो डिफरेंट था। यहाँ पर हुआ क्या कि कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मूल्यांकन कैसे करेगी। तो गवर्नमेंट जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है डेली लेजिस्लेटर में, वो बिल पर डिबेट करके कर सकती है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ करके कर सकती है, डिबेट करके कर सकती है, प्रस्ताव ला करके कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कर सकती है। ये जो लेजिस्लेटर सिस्टम होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट कार्यों का जो मूल्यांकन है वो इस तरीके से कर सकती है। और जो विधायक हैं, अगर पार्टी के साथ उनकी जो मेजॉरिटी है वो पॉलिटिकल पार्टी के जो वहाँ पर लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कि जो विधायक हैं पार्टी के, अगर वो हाउस में मेजॉरिटी की संख्या में है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे। और ये जो विचार है इस तरीके का मूल्यांकन करने का कि पॉलिटिकल पार्टी अगर वो उनकी मेजॉरिटी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सदन में मेजॉरिटी बहुत अधिक संख्या में है और वहाँ के जो विधायक और सांसद या कुछ भी हों वो उन नियमों का पालन करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी बता रही है। तो इस तरीके से डिबेट करने का, अविश्वास प्रस्ताव लाने का, बिल लाने का कोई भी मतलब नहीं है, वो पूरा का पूरा मीनिंगलेस हो जाएगा। और पार्टी का जो लीडरशिप है वो जो कंट्रोल कर सकता है वो अपने विधायकों के प्रत्येक मुद्दे के वोट को कंट्रोल करेगा, प्रत्येक विधायक को अपने मुद्दे पर कंट्रोल करेगा।
पार्टी लीडरशिप। इसलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, जब उसका विधायक गवर्नमेंट के मनमाफिक चलने लगेगा, विधायक में विरोध करने की भावना नहीं होगी, या सांसद में सरकार कोई बिल लाती है और सरकार के अगर उसको लगता है कि ये बिल गलत है, रॉन्ग है, उस बिल के विरोध में जाने की क्षमता उस सांसद या विधायक के अंतर्गत नहीं होगी, तो वो सरकार क्या होगी, विन विन। प्रत्येक वोट क्या होगी, उस विधायक और सांसद के प्रत्येक वोट को अगर वो नियंत्रण करेगी तो सरकार हर समय जीत जाएगी, अपने आप ही जीत जाएगी। कोई करने की सरकार आश्वस्त हो जाएगी कि हम जीत गए, और इसमें कोई भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव को भी अगर लाया जाए तो भी कोई बात नहीं है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वोट मेरे नियंत्रण में है। ये तब तक नहीं प्रभावित होगी जब तक कोई विधायक अपना जो मेंबरशिप होता है सदन में उसको छोड़ नहीं देता, उसको त्याग नहीं देता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है सुनने में, कि जजों के पास कोई भी विकल्प नहीं था विरोधाभासी निष्कर्ष निकालने के लिए, इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। दिल्ली जजमेंट में उन्होंने संविधान के जो अंतर होते हैं उसको क्लियरिफाई किया, और जो संविधान का गैप है उसको क्लियरिफाइंग करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक मानक व्याख्या की। लेकिन जो महाराष्ट्र जजमेंट है उसमें उन्होंने सीमा बांधा, और सीमा बांधा एक साफ शब्दों में व्याख्या करके उसका जो परिधि होता है उसको जो है बाउंड कर दिया, बांध दिया। एक स्पष्ट भाषा में 10वीं अनुसूची की स्पष्ट भाषा का व्याख्या करते हुए महाराष्ट्र निर्णय को वहां पर उसको बांधना पड़ा। अब ये जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम किस लिए है, निहित है किसमें, कि प्रत्येक विचार जो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल का नियम होता है, उससे संबंध कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी सामग्री वो उसमें निहित है, जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी कि जो लोकतंत्र सिद्धांत होता है, उत्तरदायित्व का जनता विधायकों का अपने वोटरों के प्रति, तो उसके बारे में दल बदल विरोधी का जो नियम होता है वो क्या है, वो उसमें निहित है एंटी डिफेक्शन लॉ में। और ये यहाँ पर निहित होने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है यानी कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, वो लोकतांत्रिक सिद्धांत उत्तरदायित्व का होता है, और यह उत्तरदायित्व विधायकों का जनता के लिए होता है, अपने वोटरों के लिए होता है। और ये उत्तरदायित्व विधायक छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं, दल बदल देते हैं, एक समस्या ये है। दूसरा, पार्टी के इशारे पर ही चलते हैं, दूसरी समस्या ये है। तो वो यही बात वहाँ पर कर रहा है, द प्रॉब्लम लाइज इन द वेरी आइडिया ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है, बेस्ड है इस धारणा पर कि एमपी और एमएलए का कोई भी वोट पार्टी के अगेंस्ट में, डायरेक्शंस में अगर जाता है तो वह अविश्वसनीय है, धोखाधड़ी है ऑफ द इलेक्टोरेट मैंडेट, यानी कि जनादेश के खिलाफ, जनादेश के विरुद्ध में, जनादेश के जो जनादेश होता है, जनता के द्वारा जो चुन करके जाते हैं, वो एक तरीके से उनके प्रति धोखाधड़ी है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसी पर बेस्ड है कि एमपी और एमएलए का कोई भी वोट, उनके द्वारा डाला गया कोई भी वोट अगर पार्टी डायरेक्शंस के विपरीत है तो वो क्या है, वो विश्वासघात है, धोखाधड़ी है जनता के साथ में, जनादेश के साथ में। लेकिन ये जो व्याख्या की गई है, ये आथर कह रहे हैं कि यह इनकरेक्ट व्याख्या है एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है उसकी इस तरीके से व्याख्या करना ये बहुत ही असंगत है। जबकि पार्टी का जो संबंध होता है वो बहुत ही मुख्य एलिमेंट है चुनाव में, और वोट
एकमात्र जो वोटर्स के क्राइटेरिया के लिए, यानी कि जो मतदाता होते हैं उनके उनके आकलन के लिए पार्टी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अकेला कोई कैंडिडेट जो है वो एकमात्र वोट नहीं, एकमात्र क्राइटेरिया वोटरों के लिए नहीं। अब ये बात क्या कह रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वोटरों के लिए कैंडिडेट का होना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। कैंडिडेट के लिए वोटरों के लिए जो पार्टी होते हैं, जिस पार्टी से वो खड़े होते हैं, वो चुनाव में बहुत मायने रखती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी स्थिति में रिकॉग्नाइज किया कि जहां पर सभी मेंबरों के लिए जो विधायकी या सांसदीय लड़ते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया था कि वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड, अपनी संपत्ति, लाइबिलिटी जो देयता होती है, जो एजुकेशन क्वालिफाई है, सब कुछ अपना मतदाता के सामने रखेंगे, ताकि जो मतदाता है, जो वोटर्स है, वो आपको वोट देने से पहले आपको पूरी की पूरी तरीके से अपना डिसीजन ले सके कि ये हमारे लिए वर्क कर सकेगा अथवा नहीं कर सकेगा। उस पर पूरा का पूरा उसका स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। लेकिन जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स क्या देखते हैं, केवल और केवल पार्टी से संबद्ध देखते हैं। तो अगर वोटर्स जो है, वो बात यही कर रहा है कि अगर वोटर्स पार्टी से केवल संबद्ध देखते हैं तो उनको जो है क्यों इस तरीके की विशेषता कैंडिडेट्स, इस तरीके की जो बात होती है वो कैंडिडेट के लिए क्या कोई मैटर ही नहीं रखेगा। वास्तव में जो चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो केवल और केवल उसमें वोटर ये देखते हैं कि ये व्यक्ति किस पार्टी से खड़ा है, जो कैंडिडेट हमारे लिए खड़ा है उसका पार्टी क्या है। अभी जो बहरहाल सिचुएशन चल रही है, अब यही बात उदाहरण में ये समझाते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ कि जो उपचुनाव हुए थे उसमें कई सारे कांग्रेसियों और जनता दल के एमएलएज को 2019 में वहाँ पर दल बदल के कारण रोका गया था। तो कुछ महीने बाद वो फिर से चुनाव हुआ, उसमें से 13 जो सदस्य होते हैं वे दल अपना बदल करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए, और उसमें से 11 जो है पुनः चुन लिए गए। ठीक यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ कि वहाँ पर 22 जो विधायक थे वे अपना जो उपचुनाव होता है उसके लिए दल बदल लिए, और उसमें से 15 जो है उपचुनाव में जीत करके आ गए। तो जो जनता है, जो जनादेश है, वो केवल और केवल इस वक्त जो है पार्टी को ध्यान में देख रही है, और पिछले कई सालों से देख रही है। वो ये नहीं देखती कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है। अगर बीजेपी में है तो जीत गए, और वही कांग्रेस और जनता दल में थे वही व्यक्ति थे और वहाँ से हार गए थे। अब यहाँ पर ये बात निकल करके आई है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, ये गाइडलाइन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वोटर्स के लिए कैंडिडेट न माने होकर के पार्टी माने रख रही है। अब नीड क्या है इसको पुनः देखने की। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इसकी नीड क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, उसका जो है, उसकी जो परिकल्पना की गई है वो उत्तरदायित्व की श्रृंखला पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जनता विधायक, विधायक विधानसभा, विधानसभा जनता, ये उत्तरदायित्व होता है। और जो गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है वो विधानसभा के प्रति डेली बेसिस पे है, और जो विधायक होते हैं वो अपना जो कार्य है वो वोटरों के प्रति, प्रत्येक जो चुनाव होता है उसमें वोटरों के प्रति अपना जो वर्क करते हैं वो दर्शाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उस पर अपना एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो ख़त्म करता है इस तरीके की जो डिजाइन है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ जो वहाँ पर, अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर कोई भी लिंक या कोई भी चेन इस तरीके से लिंक है जो आपस में, अगर वो तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या काम कर रहा है वहाँ पर। जो अभी निर्णय दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर,
कि वो अप इंस कर दे रहा है इस जो यह जो डिजाइन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेकर के, बाय ब्रेकिंग बोथ लिंक ऑफ द चेन। जो श्रृंखला का जो लिंक है, दोनों जो लिंक हैं उसको तोड़ करके यह एंटी डिफेक्शन लॉ इस पूरी की पूरी श्रृंखला को ही खत्म कर दे रहा है। जो विधायक हैं वे अपने पार्टी के प्रति अब जा रहे हैं, यानी कि पार्टी के फरमान को मान रहे हैं। भले ही वो क्या कह रहे हैं, भले ही वो गवर्नमेंट के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको बनाए रख रहे हैं, सरकार के प्रति जो उत्तरदायित्व बनाने का जो सिद्धांत है उसको भले ही वो बनाए रख रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के फरमान को उनको मानना पड़ रहा है। और वे सीधे सीधे बहुत ही साफ शब्दों में अपने जो ये डिसीजन है उसको लेने के लिए उसको फ्रीडम की स्वतंत्रता का बेस बनाते हुए, यानी कि अपनी स्वतंत्रता की कमी का आधार बनाते हुए उसको मना कर देते हैं। अब यहाँ पर जो संवैधानिक प्रश्न है, संवैधानिक प्रश्न वो बनता है कि उनकी स्वतंत्रता का जो आधार है उसके आधार पर कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं या सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इस आधार पर वो क्या काम करते हैं कि उनके पास स्वतंत्रता की कमी है और वो सीधा बहुत इजली वे में आकर के वहाँ पर मना कर देते हैं। और यह जो मना करना है स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, संसदीय जो लोकतंत्र होता है उसके खिलाफ वायलेशंस है, उनके नियमों का जो वायलेशंस है। और यह सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस है। तो इसके खिलाफ ये वायलेशन कर रहे हैं। 1992 में जो 5 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने रूल दिया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन नहीं किया। तो अपना जो ये निर्णय है इसको पुनः री एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। एक जो है लार्जर बेंच, यानी कि 5 बेंच हुई थी तब 7 या 11 बेंच आप लेकर के इसको पुनः अपने इस निर्णय को देखिए, इस निर्णय का पुनः एग्जामिनेशन करिए। जो महाराष्ट्र जजमेंट है, यानी कि जो महाराष्ट्र का फैसला आया है वो 7 जजों के बेंच को जो है उसको रेफर किया गया, उसको संदर्भित किया गया। महाराष्ट्र के जो जजमेंट आए थे उसमें से 7 जजों की बेंच ने उस पहलू को संदर्भित किया। अब क्वेश्चन ये उठता है, अभी ये जो 7 जजों की बेंच की बात मैंने की, ये आथर कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में स्पीकर जो ये फैसला सुनाया था कि वहाँ पर जो हटाने का नोटिस है और अयोग्यता जो याचिका की अयोग्य है, ये वो याचिका इस पर डिसाइड करने का फैसला स्पीकर कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। तो इस फैसले को महाराष्ट्र जजमेंट ने 7 जजों की जो बेंच थी उसने इस पहलू को जो है संदर्भित किया। उसमें से जो 2 जज थे वो जो है उसके अपोजिट में गए स्पीकर की एबिलिटी को लेकर के कि स्पीकर जो है वो योग्य है स्वतंत्र और वहाँ पर जो इम्पीरियल निर्णय होता है उसको लेने के लिए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए स्पीकर योग्य है। अब जो 7 जजों की बेंच है जब वह इस केस को हियरिंग कर रही है तो उसको जो है अवश्य रूप में इस बात को पुनः एग्जामिनेशन करना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो वायलेंस है, जो उसका उल्लंघन है, वो बेसिक स्ट्रक्चर्स के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचना को वायलेट कर रही है। और यह समय है पुनः गवर्नमेंट को अपनी जनता के प्रति उत्तरदायित्व सिद्धांत को लेकर के आने का। यानी कि फ्रेंड्स, यह इतना जो लंबा चौड़ा मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल को एक एक लाइन आपके सामने व्याख्या किया, इसमें मेन है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के जो पहले निर्णय थे, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के जो पहले निर्णय थे
एंटी डिफेक्शन लॉ के जो पहले निर्णय थे वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर वायलेट कर रहे हैं, क्या नहीं है, और इसको आपको कोरिलेट करने की ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर निर्णय दिया गया है अभी अभी हमने बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ किस हद तक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को इफेक्ट कर रहा है जनता के प्रति। अब आथर वही कर रहे हैं कि ये समय आ गया है कि गवर्नमेंट जागे, अपनी उत्तरदायित्व को पहचाने, जनता के प्रति उसकी उत्तरदायित्व क्या है क्या नहीं है। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो आर्टिकल था अकाउंटेबिलिटी को लेकर के वो ये था। इस पर जो मैंने क्वेश्चन दिए उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, और वो आर्टिकल क्या है इसको आइए हम लोग देखते हैं। सेकंड आर्टिकल है, ये आर्टिकल है अ डिस्परेट इजरायली लीडर प्लेस द सिक्योरिटी कार्ड। इसमें जो इजराइल, अभी आप कुछ दिनों से देख रहे थे इजराइल में, इजराइल और जो गाजा है फिलिस्तीन का जो एरिया है वहाँ पर जी भर के खूब आपस में संघर्ष हो रहा था। तो ये जो संघर्ष है इजराइल और फिलिस्तीन में 5 दिन का जो संघर्ष चला, ये संघर्ष 13 मई को गाजा में संधि के दौरान ये ख़त्म हुआ। और इसमें जो इजराइल की तरफ से टारगेट किए गए थे जो रेडिकल फिलिस्तीनियन समूह था, जो मौलिक फिलिस्तीनियन ग्रुप था इस्लामिक जिहाद, उसमें 6 कमांडर मारे गए और बहुत सारे रॉकेट बम वगैरह वगैरह मारे गए। फिलिस्तीन की भी तरफ से कुछ बमबारी हुई, इजराइल के 1 मारे गए और 45 लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में जो पश्चिमी बैंक है वहाँ पर उसके साथ ही वहाँ कुछ झड़पें हुई। तो यह सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह जानने की ज़रूरत है। बाकी ये सब आंकड़े तो आते ही रहते हैं। पिछले 4 महीनों में जो इजराइल है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ का जो जनता है वो बहुत ही शक्ति प्रदर्शन कर रही है, उनके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रही है। क्यों प्रदर्शन कर रही है? तो वहाँ पर बेंजामिन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, और यह प्रदर्शन है कि बेंजामिन जो है वो इजराइल की जो जुडिशियल सिस्टम होता है उसको चेंज करना चाहते हैं व्यापक तौर पर। अब ये तो लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है जब वहाँ का जुडिशरी सिस्टम कार्यपालिका के द्वारा चेंज किया जाए। और बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कर क्यों रहे हैं, आगे वही बात निकल कर के आएगी कि जो अधिकृत क्षेत्र है वहाँ पर जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो अथॉरिटी है और उसका जो कार्यप्रणाली और उसको विश्वास को पाने की ज़रूरत है, रिस्टोर करने की जो ज़रूरत है, वो बेंजामिन नेतन्याहू की जो सिस्टम है वो लिंक है कहाँ पर इस समय, वो जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज होते हैं जहाँ पर इजराइल ने अपना अधिकृत क्षेत्र माना है कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर इनको सामना करना पड़ रहा है, इनको जो है विरोध हो रहा है इनको वहाँ पर इनका जो अविश्वास है, जो अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास है, वो आमने टकराव के माध्यम से गहरी होती चली जा रही है। और अधिकृत क्षेत्र में इनका आमना सामना हो रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ पर जो फिलिस्तीन है उनसे ये जब टकराएंगे तो वहाँ पर इनका टकराने से संघर्ष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये नेतन्याहू चाह रहे हैं कि हमको पुनः अपनी जो शक्ति है, अधिकार है और जो विश्वास है वो फिर से मिल जाए। इजराइल में हो क्या रहा है कि 2019 के बाद से जो 5वां चुनाव था अभी पिछले साल नवंबर में जो ख़त्म हुआ, उसमें कंट्री का जो अति रूढ़िवादी और अति राष्ट्रवादी फेवर में देखने को मिला। और नेतन्याहू पिछले लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर हैं और वे सामना कर रहे हैं क्या कि जो धोखाधड़ी का होता है केस, फ्रॉडगिरी का जो आपराधिक मुकदमा चलता है उसका सामना कर रहे हैं। और वो इस तरीके से धोखाधड़ी के केसेस में जो उसका सामना कर रहे हैं, उनके पास और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है कि वे और किसी को अपने पार्टी में सम्मिलित करने के सिवाय।
तो वो अपनी पार्टी में जो अति दक्षिण जो राइट विंग पार्टीज है, रिलीजियस जियोनिज्म पार्टी, आप बेजिल स्मोट्रिच, और जो आत्मजा यहूदीत आप इतामार बेन गिवर पार्टी है, उनके सदस्यों को शामिल करते हुए अपने कैबिनेट में उनका जो गठबंधन होता है, गठबंधन के सिवाय यानी कि एक तरीके से मजबूरी में आकर के विपक्ष की बातों को मान लेना, तो ये क्या काम कर रहे हैं, अति रूढ़िवादी और अति जो राष्ट्रीयवाद होता है, इसके अलावा जो रिलीजियस पार्टीज़ है उसके सदस्यों को इनको अपनी पार्टी के कैबिनेट में स्थान देने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। और जो अतिवाद हैं वो स्पष्ट रूप से क्लियर एजेंडा दे चुके हैं कि पहली चीज़ की आपकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो फिलिस्तीन के प्रति बहुत कठोर होनी चाहिए। दूसरा, ये देश के जुडिशरी सिस्टम में जो अतिवादी हैं वो सुधार चाहते हैं। अति रूढ़िवादी वर्ग क्यों सुधार चाहता है? क्योंकि जुडिशरी सिस्टम जो है वो फिलिस्तीन के अधिकार को बनाए रखा है और यहाँ पर जो अति धार्मिक समुदाय है उसमें वह शत्रुता का भाव रखता है। दो चीज़ वहाँ करता है। जनवरी में नेसेट, वहाँ की जो विधानसभा होती है, जो संसद है वहाँ, उसका नाम नेसेट है, तो वहाँ पर 4 बिल लाए गए और ये बिल था कोर्ट से रिलेटेड था, कोर्ट के पावर में कमी करने के लिए, जो उसकी न्यायिक समीक्षा की पावर होती है उसको घटाने के लिए, न्यायिक नियुक्तियों में यानी कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति की नियुक्ति में अब कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगा उसको देखने के लिए। दूसरा, प्रधानमंत्री को क्रिमिनल केसेस में बचाने के लिए अब ये 4 बिल लाया गया और गवर्नमेंट जो है इसके जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार नहीं थी इसके विरोध को लेकर के कि इसके विरोध में जो बदलाव होगा उसके लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी। और उसमें जो शामिल वर्ग था उसमें बिजनेस पर्सन थे, प्रोफेसर थे, वर्कर थे, मिलिट्री जो पूर्वभूत मिलिट्री में रह चुके थे वो थे। 27 मार्च को जो नेतन्याहू थे उन्होंने ये घोषणा कर दी कि देश को टूटने से बचाने के लिए ये समय है कि हम इस योजना को लागू करें, यानी कि देश टूट रहा है और हमको अपनी चेंजेबिलिटी स्वीकार करनी चाहिए। चेंजेबिलिटी स्वीकार करने का मतलब है कि हमको जो है न्यायिक समीक्षा को जो 4 बिल लाए हैं उसको लागू करने के लिए इन्होंने बात कही। राइटर कह रहे हैं कि जो इजराइल में ये आंदोलन हो रहे हैं वो इजराइल के समाज में अतिरूढ़िवादियों के द्वारा जो लिबरल आर्डर्स हैं, जो लिबरल लोग हैं, उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए जो मांग की जा रही है एक गहरा विभाजन हो रहा है, यानी कि उदारवादियों के मध्य और जो अतिरूढ़िवादी हैं उनके दोनों के मध्य गहरा विभाजन है। उदारवादी कह रहे हैं हम अपने अधिकार को लेकर के अधिकार मांग रहे हैं और जो अति रूढ़िवादी हैं वो अपना जो वर्चस्व है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य गहरा विभाजन है और यह जो अंतर विभेदन है यह यहूदी का विभाजन है। ये दोनों के दोनों पक्ष जो है अरब और इजराइल के जो कंट्रोल है उसका अरब क्षेत्रों के ऊपर, उसके अधिकृत क्षेत्रों के ऊपर उसको बनाए रखना चाहते हैं और जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके लिए कोई भी आवाज़ें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू जो है पिछले कुछ दिनों से संघर्ष करते हुए देखे गए हैं। जुडिशियल इनिट्यूसिस के ये जो नेतन्याहू का इस तरीके से जो संघर्ष हो रहा है इसकी कल्पना तो जो विशेषज्ञ हैं वो भी नहीं किए। उनकी जो न्यायिक पहल है, फिर ये क्या कहते हैं कि इनकी जो रेपुटेशंस है वो पिछले समय क्लियर है कि वो घट रही है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो चुनाव में भी जा कर के देखने को मिला कि इन्होंने जो अपना लोकतंत्र, इन्होंने जो अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट है वो देश के लोकतांत्रिक क्रम से ऊपर रखा और 2/3 जो इजरायली थे वे जुडिशियल रिव्यू और उसके अपोज में सपोर्ट कर बैठे और उसमें से 1/3 जो है
उन्होंने बताया कि ये जो स्थिति क्रिएट हुई है वो गवर्नमेंट, वो प्रशासनिक सिस्टम फेल हुआ है, इसकी वजह से हुई है। और जो पब्लिक विचार था वह इनके विरोध में जाता हुआ दिखाई दिया। और चुनाव का जो परिणाम है, जहां ये पहले 64 सीटें जीते थे, अब ये जाकर के वहां पर 50 सीटें जीतेंगे, यानी कि घट रही है। और वहां जो राष्ट्रीय एकता अलायंस है, राष्ट्रीय एकता गठबंधन है, जिसको गठित किया गया है, जिसको लीड किया जा रहा है, नेतृत्व जिसको कर रहे हैं बेनी गंस्त, वो लीड कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता पार्टी को, राष्ट्रीय एकता गठबंधन को। पहले वो 12 सीट पाए थे, अब वो 28 सीट पे आ गए हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी नेसेट में उभर करके आएंगे। तो नेतन्याहू का जो बैकग्राउंड है वो सिक्योरिटी कार्ड अब वो खेल रहे हैं, और ये मार्च में भी पहले आ चुका था। तो अब रिपोर्ट क्या जो रिपोर्ट है वहाँ की, जो इजरायली मीडिया है वहाँ, वो अपना रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब जो नेतन्याहू हैं वो सुरक्षा कार्ड खेल सकते हैं देश को लेकर के, कि वो अपना ध्यान जो ये जुडिशरी सिस्टम में बदलाव वगैरह को लेकर के जो बातें कर रहे हैं, अब अपने देश की जनता का ध्यान जुडिशियल में बदलाव के ऊपर से हटा करके ये जुडिशियल चेंज में लेकर के करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने जनता का ध्यान, अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे उसको हटाना चाहते हैं और जुडिशियल सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। और वो हाईलाइट किस बेस पे करना चाहते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के, कि हमको खतरा है, किससे खतरा है, फिलिस्तीनियों से और जो ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह हैं उनसे समर्थित है। और जल्द ही जो इजरायली फोर्सें हैं वहाँ, इसको देखते हुए क्या इन्होंने किया कि 5 अप्रैल को इजरायली फोर्सेस ने अल अकासा मास्क्यू पर कब्जा कर दिया, अटैक कर दिया, और वहाँ पर 300 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया। इस तरीके से जो इजरायली मीडिया जो ये नेतन्याहू कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा का वादा करके, ये अपने आप में एक तरीके से दूसरी दिशा में जा रहे हैं। और इस तरीके का जो फिलिस्तीनियों से खतरा बता रहे हैं, उन बेचारे फिलिस्तीनियों के पास, जिनके पास न तो कोई परमाणु बम है, न तो कोई अधिक मात्रा में इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उनसे ये अपना खतरा बता रहे हैं। और ये खतरा बता करके कि इजरायली मीडिया ने ये उल्लेखित भी किया कि देश की सुरक्षा को जो है, देश की सुरक्षा के लिए पब्लिक की आंखों में एक तरीके से जो ये बात आ रही है कि नेतन्याहू के खिलाफ, उसके दिशा में एक बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन होने की संभावना भी व्यक्त कर रही है कि पब्लिक का ध्यान इस पर जाए ही नहीं और मिलिट्री ऑपरेशंस को हम इंक्लूड कर दें। तो जो और इस मिलिट्री जो वायलेंस है उसको यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योवो गैलेंट, उनके द्वारा ये बात की गई कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ये उससे अब ऊपर आ चुका है, क्योंकि ईरान जो है ईरान क्या काम कर रहा है कि एंटी इजराइल जो मोर्चा है उसको कई जगह पर बना रहा है, और उसमें फ़िलिस्तीन को भी गाजा में, फ़िलिस्तीन उग्रवादियों को भी गाजा में उसने शामिल किया है, और लेबनान में। और इसके अलावा हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित जो इस क्षेत्र में मिलिटेंट हैं वो इजराइल के विरुद्ध हो रहे हैं। और इस दिशा में भारी मात्रा में वित्तीय जो ट्रांसफ़र है, वित्तीय संसाधन है, उसको ईरान के द्वारा इन उग्रवादियों को प्रदान किया गया है। तो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के ये बात कह रहे हैं कि अब ये थोड़ा बहुत युद्ध की बात नहीं है, सीमा में युद्ध नहीं है, बहुत ओवर हो चुका है, कि हर जगह से इजराइल विरुद्ध बातें की जा रही, इजराइल के विरुद्ध गठबंधन बन रहा है। तो इजराइल को जो फोकस करना पड़ेगा वो मल्टी फ्रंट पर, मतलब कि एक तरीके से बहुत सारे जो गठबंधन होते हैं, बहुत सारे मोर्चों पर इजराइल को अब सामना करना पड़ेगा। और इजराइल के जो शत्रु हैं वो एंटी गवर्नमेंट एलिगेशंस जो सरकार विरोधी जो वर्क कर रहे हैं पिछले 4 महीनों से, उसमें अब इनको बहुत सारे मोर्चों पर देखना पड़ेगा। और यूनाइटेड स्टेट ने भी नेतन्याहू से कुछ देर स्वयं दूरी बना लिया, इस समय वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका भी वैश्विक मुद्दों से कट रहा है। तो एक तरीके से इजराइल फिलिस्तीन वायलेंस की जो पृष्ठभूमि थी, यह नवीनतम पृष्ठभूमि है। और नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो प्लंगिंग हो रही है, घट रही है।
और वो अपनी इस जो ये घटती हुई लोकप्रियता है, वो गाजा में क्या कर रहे हैं, गाजा में जो है हिंसा करके अपनी जनता को बता करके कि गाजा ईरान और उसमें जो मिलिटेंट हैं वो सब इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। इजराइल की जनता खतरे में है, इजराइल खतरे में है। अतः अब उसके लिए स्वयं को ये खड़ा कर रहे हैं देश की सुरक्षा करने के लिए कि हम देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस तरीके से हम देश की सुरक्षा के लिए आगे आए हैं। और अब जा कर के यहाँ पर जो लेटेस्ट अभी पोल्स हुआ है वो दिखा रहा है कि इसमें इनको 3 सीट पर जा कर के बढ़त मिली है। लेकिन राइटर कर रहे हैं कि नेतन्याहू को देखना होगा कि खून खराबे के दम पर वो कब तक अपने आप को इस बेसिस पर खड़ा कर सकते हैं। और इजरायली पीपल जल्द ही इस बात को समझ जाएगी इनको रखना है या जाना है या भगाना है या डिपार्चर करना है या किसको लेकर के आना है। यानी कि कुल मिलाकर के कहना ये है कि इजराइल के जो नेतन्याहू जी हैं उन्होंने कुछ रॉन्ग वर्क किया और इसके बाद रॉन्ग वर्क को छिपाने के लिए, क्योंकि इजराइल में लोकतंत्र है, जनता का शासन है, अब जनता क्या काम कर रही है, जनता नेतन्याहू अपना वर्क को छिपाने के लिए जुडिशरी सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। जनता उसको मानेगी नहीं, जनता सीधे कर रही है किस तरीके का बदलाव हमको स्वीकार नहीं है। अब ये एक तरीके से दूसरे एंगल में फ़िलिस्तीन और ईरान के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाल दिए, अपनी जो बात होती है उसको छुपाने के लिए फ़िलिस्तीन और उसका समर्थन कर लिए कि हमको जो है किसी भी कीमत पर इस तरीके से हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा में आँच नहीं आने देंगे, उसके लिए हम खड़े हैं, कुछ भी हो जाए। तो कब तक ये रहेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था। अब यहाँ पर एक बात की गई है प्रेडिक्टिव काउंटर की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बात की जा रही है, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका में एक रिपोर्ट है, धार्मिक रिपोर्ट जो जारी करती है UNCRIF, उसने फिर से वही मुद्दा अपनाया कि भारत में जो है जो अल्पसंख्यक हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और ये 162 देशों में भारत 8वें स्थान पर है। तो ये अमेरिका बार बार आरोप लगा रहा है कि इस तरीके की जो बात है भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए और भारत की क्रिटिसाइज करना चाहिए इंटरनेशनल मुद्दे पर। रिलीजियस फ्रीडम जो है वो भारत की हर समय अवहेलना करता रहता है और भारत की जो गवर्नमेंट है इस रिपोर्ट को पूरे तरीके से खारिज करती है। और यह बात सही भी है कि इस रिपोर्ट ने जितना भारत की बुराई करती है उतना भारत में नहीं होता है। हाँ होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना इस रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो विदेश मंत्री, भारत के अन्य मंत्रियों के द्वारा इस जो ये बात जो कही गई है UNSIF के द्वारा, वो उसको पूरी तरीके से खारिज करके रिजेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि ये सब एक तरीके से पक्षपात है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत को हर जगह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये रिपोर्ट उकेर करके लाती है, ये रिपोर्ट अपनी बात चित्रित करती है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये रिपोर्ट में वही सारी पुरानी बातें थी, इसका कोई वो नहीं है। एक जो यहाँ पर फ्रेंड्स है टाइमली कोटेशन, ये देखिए ये रिपोर्ट, ये टाइमली को लेकर के बात कही, टाइमली कोटेशंस को लेकर के बात कही। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच एजेंसियां होती हैं उसको बहुत विधिवत तरीके से डांटा है। और डांटा क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक इन्वेस्टिगेशन का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें जो है शराब के मुद्दे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। उसमें ईडी के द्वारा जो देखिए हो क्या रहा है कि जांच एजेंसियां और जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें आने के बाद घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। ये हर जगह होता है, हर जगह से आ रहा है और इसको रोकना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। अब
जिन जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी वहाँ क्या काम करती है कि जांच एजेंसी लगा देती है। और जांच एजेंसियां अपने आप को इस तरीके से शो करती हैं, इस तरीके से मतलब इतना पावर कि उस समय जांच एजेंसियों के पास प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावर आ जाता है। और प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा जब पावर आ जाता है तो वो क्या काम करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, उनको डराने की कोशिश करती हैं। और इतना ज़्यादा डरा देती हैं, इतना ज़्यादा डरा देती हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टियां परेशान हो जाती हैं। तो वही बात ये आथर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जांच एजेंसियों को कड़ा निर्देश दिया है कि आप अगर कोई जांच कर रहे हैं तो इस तरीके से ना करिए कि विपक्षी पार्टी वहाँ पर डर जाए, विपक्षी सरकार वहाँ पर डर जाए, वो कुछ कार्य न कर सके। और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये जांच एजेंसियां छोड़े वैसे विपक्षी पार्टियां आरोप लगाना शुरू कर देती हैं कि यहाँ पर जो सरकार है वो केवल और केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, विपक्ष की पार्टी को गिराने के लिए ऐसा कर रहा है। और जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि नहीं, जांच एजेंसी अपना कर्तव्य निभा रही हैं। तो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियां उन राज्यों में क्यों नहीं अपना कर्तव्य निभाती जहां पर रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वहां भी उनको करना चाहिए। तो आखिर वही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मामला बनता है तो उसको, जो मामले बन रहे हैं अपेंडिंग में हैं, उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहिए। डराने का कोई मतलब है नहीं। और अगर आप डरा रहे हो तो ये गलत है। हर स्टेट के लिए ये समान है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो है आर्टिकल था। अब न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। न्यूज़ जो आई है वो न्यूज़ क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ है क्या कि क्लाइमेट, यानी कि जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा। के क्लाइमेट थ्रेशोल्ड लाइकली टू बी रीच्ड इन 5 ईयर। यूनाइटेड नेशन ने अभी कहा कि 2023 से लेकर के 2027 तक आने वाला जो 5 साल है वो बहुत ही गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस हैं और एल नीनो, ये दोनों कंबाइंड होकर के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। और 5 सालों में जो आने वाला समय है, एल नीनो के प्रभाव से और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ये बहुत ही इसका व्यापक इफेक्ट पड़ेगा। और जो पेरिस समझौते में बात की गई थी कि प्री इंडस्ट्रियल एरा जो 1850 से 1900 के बीच 1.5 डिग्री सेल्सियस था, उसको बनाए रखने की, लेकिन ये नहीं लगता कि ये बन जाएगा, ये बढ़ रहा है। और ये जो है 2027 तक 1.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है और आने वाले 5 सालों में इसका व्यापक जो इफ़ेक्ट दिखेगा फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट को लेकर के, इस पर व्यापक इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमें इसको देखना होगा अभी से। ये देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है उसने क्वाड की जो मीटिंग होने वाली थी सिडनी में, उसको कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है जो बिडेन हैं वो अपने घरेलू किसी मुद्दे में फंसे हुए हैं। घरेलू जो उनका मुद्दा है यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ पर ऋण से संबंधित कोई मुद्दा है और उसको इनको जो है 1 जून से पहले उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो वो यूएस की इकॉनमी के लिए वो खतरा बन जाएगी। यूएस इकॉनमी के लिए वो एक तरीके से दिक्कत में आ जाएगी। और 1 जून से पहले उस मैटर को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्वाड की जो मीटिंग थी उसमें आने से मना कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए और बाकी सब के लिए उनका आना बहुत ज़रूरी था और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से हम उस मीटिंग को कैंसिल करते हैं, अब वो मीटिंग नहीं होगी। लेकिन इसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे और वहाँ पर जो डायस्पोरा हैं, लगभग 20,000 जो छात्र पढ़ते हैं, उनके विषय में बात करेंगे और कई सारे बायलैटरल मुद्दे पर बात होगी। बायलैटरल जो मुद्दा है उस पर बात की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, एक जो बात है वो क्या है। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है
और वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ है हाइपरटेंशन टू बी टैकल्ड। हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन के विषय में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने वेडनेसडे को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे लॉन्च किया कि हाइपरटेंशन और डिजीज जो अंडर स्टैंडर्ड के 2025 तक इनको करने के लिए ये योजना इन्होंने लॉन्च की, एक पहल की वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन। अब इसके बाद फ्रेंड्स, सेंटर को ये जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि जो लोग, जो औरतें गरीब हैं या वो सब वंचित वर्ग की हैं, वो अगर असमय जो गर्भाच्छेदन होता है वो कर रही हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इसको चाहे जैसे आप जितनी जल्दी हो सके उसको हटाने के लिए बात की गई है। तो अब देखिए स्टेट और गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट मिलकर के उस पर क्या कदम उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये पूरी न्यूज़ थी, पूरी आर्टिकल थी, और अब हम लोग मिलते हैं कल के न्यूज़ पर, आर्टिकल पर, और तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। जितना हो सकेगा उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया होगा वहाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स कल के लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।